आज तक सज गया है बजट बाजार। देश पूछ रहा है कि क्या नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था सुधरेगी। जी हां, बहुत सारे खास मेहमान बजट में क्या हो सकता है क्या नहीं, इन सब पर सवालों का जवाब देंगे। हमें यह भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि टैक्स डॉक्टर के पास जाकर क्या हासिल होगा, नोटबंदी के बाद क्या उम्मीद देश रखे। लेकिन आज तक के इस बजट बाजार में कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। तो अब मैं घर से नीचे उतर जाती हूं। वैसे तो मैं इनसे सवाल यहां से भी कर सकती हूं, लेकिन सामने जाकर सवाल पूछा जाएगा और यह जानने की कोशिश होगी, चाहे महंगाई का फ्रंट हो उस पर क्या असर हुआ है, देश में विकास दर, अर्थव्यवस्था, कैसे टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है। लेकिन यह भी दिलचस्प है कि इस बार मेन बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया जाता है। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे सहयोगी आज तक के जंक्शन पर हैं। प्रसून, अंजना आप छत पे ही रही है क्योंकि पहला मौका है लगभग 96 इयर्स जब रेल बजट इस बार नहीं आएगा। और हम जिस शख्स के साथ खड़े हैं, अभी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि 3 लोकोमोटिव पहले बने थे, सुल्तान, सिंध और साहिब, और माना जा रहा है कि यह साहिब का बजट होगा। इस बजट में रेल को जब अलग कर दिया गया और हम लोग जब आज तक जंक्शन के पास खड़े हुए हैं, हम उस दिशा में बढ़े, उससे पहले ये बतला दीजिए, माना जाता है रेल दिल की धड़कन है। धड़कन को अगर निकाल दीजिएगा तो उसके बाद बजट के लिए बताते भी चलिए और चलते भी चलिए। नहीं, देखिए, इस बार जो रेल बजट जोड़ा गया है भारत के वित्तीय बजट से है, उससे उम्मीद ये की जाती है कि रेलवे को एक नई दिशा मिलेगी। नई दिशा वो किस तरह की होगी? एक तो रेलवे में जो निवेश है उसको एक प्रगति मिलेगी। अब हजूर एक मिनट यहाँ से मुड़ के देखिए, ये वो रेलगाड़ी है। हिंदुस्तान में लगभग 48% गाड़ियाँ लेट चलती हैं, 16% एक्सीडेंट बढ़ गया है इस दौर में। और बुलेट ट्रेन का जिक्र हो रहा है ये कहते हुए कि बुलेट ट्रेन की CMD का साक्षात्कार हो चला है, अधिकारी आएंगे, नियुक्तियाँ होंगी। अब इधर मुड़िए और इधर चलिए, बताइए बजट में अब क्या होगा। देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि निवेश की गति बढ़ेगी। निवेश की गति बढ़ने से जो कमियां सबको सामने दिखती हैं, आइए नीचे आप आइए, कहाँ ऊपर आइए, नीचे आइए, अच्छा रहेगा, नीचे हम लोग जरा बातचीत करेंगे। आपने शानदार मेला लगाया जी। तो निवेश की जो गति बढ़ेगी, उससे जो कमी महसूस की जा रही है कि रेल जो है स्वतंत्रता के बाद आगे बढ़ नहीं पाई है, उसमें हमें बहुत बड़ा एक सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ ये समझना चाहिए कि रेलवे इस बार उम्मीद करते हैं कि डिजिटाइजेशन को काफ़ी पुश मिलेगा, कि हम लाइन में लग के टिकट क्यों खरीदें, हम अपने मोबाइल से, ATM कार्ड से, ATM मशीन से क्यों नहीं टिकट खरीद सकते। ये देखिए भ्रम फैला रहे हैं। ATM से पैसा निकालने जाइए तो निकल नहीं रहा है, और कह रहे हैं कि रेलवे टिकट, रेल वक्त पे नहीं चल रही है। ओके, आपकी पटरियां जो हैं कमजोर साबित हो रही है। 3 एक्सीडेंट हुए, कहा गया विदेशी आते हैं इसी दौर में, कानपुर और आंध्र प्रदेश में। हमारा ये कहना है, टेक्नोलॉजी जब आप जिक्र करते हैं तो जिंदगी जीने के दौरान की टेक्नोलॉजी, अंजना, हमें लगता है आपने इतना सर, ATM से पैसा निकल रहा है? हमें नहीं लगता है, कहीं नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए अभी नहीं निकल रहा है। अभी उन शहरों में चौंध है जहां पर नजर रहती है हर किसी की। लेकिन ग्रामीण इलाकों की स्थिति वाकई नाजुक है, बहुत ही नाजुक है। और ये कहा जा सकता है कि जहां 10 लाख से ज्यादा की आबादी है वहां भी स्थिति नाजुक है। वैसे भी 2 लाख ही यहाँ पर ATM है सर इस देश में। गांव में तो है ही नहीं ATM, ना अकाउंट है। 2 लाख ATM है, 55% काम नहीं कर रहे थे। अब रिजर्व बैंक कह रहा है कि उसमें से लगभग 12% हमने और ठीक कर दिए हैं। तो 125 करोड़ पर 2 लाख ATM, और ATM में कितनों में निकल रहा है पैसा, कितनों में नहीं निकल रहा है। आप सभी खास मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बजट बाजार में शामिल होने के लिए। बैठिए प्रसून जी, आपके मेहमान भी। मैं चाहती हूँ कि अब चर्चा की शुरुआत हो। अलग साहब, नोटबंदी, अमीर गरीब का फर्क अब मिट जाएगा देश में, बजट से सबको खुशहाली मिल जाएगी, क्या होगा, क्या उम्मीद रखें, अर्थव्यवस्था में आई मंदी कैसे रुकेगी? देखिए, मंदी का सवाल तो मैं कहता हूं कि 1-2 महीने हम लगातार बोलने जा रहे हैं कि अपना GDP ड्रॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो तो मुझे सबको तो मालूम ही है। वो हम अंग्रेजी में जो कहते हैं BGO, ब्लाइंडिंग ग्लिम्स ऑफ द ऑब्वियस, अब बता रहे हैं कि GDP विल ड्रॉप। इट वाज एक्सपेक्टेड। अब जब इकोनॉमी बढ़ रही है, अगर आप देखिए लास्ट वीक ऑफ जनवरी, एक सेकंड, बजट में स्टिमुलस क्या होगा? अब स्टिमुलस, हम उम्मीद रखें कि कुछ अच्छा होगा। स्टिमुलस मैं तो कंप्लीटली डिसएग्री कर रहा हूं उनके साथ कि ATM में कोई पैसा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम जहां पे गए हैं वहां से तो हम पैसा निकाल के आ रहे हैं, आप पता नहीं कौन सी ATM में जा रहे हैं। तो दूसरी बात है कि अगर स्टिमुलस चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे, which will create jobs, that will 100% happen.
एंड डिमांड जनरेशन जो रूरल एरिया में होने वाला है उसी से तो इंडस्ट्री बढ़ेगी एंड वी एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट डिमांड जनरेशन, यू विल पुट मोर मनी इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल, विलेजर्स के पास जाएगा, एग्रीकल्चर के पास तो जॉन पैसे मिश्रा साहब, जाएंगे कैसे होगा? जाएगा। कैसे होगा? क्या स्टिमुलस होगा जिससे बदल जाएगी? स्टिमुलस तो यही है कि कहा जा रहा है कि कैशलेस, पैसे तो चाहिए ही नहीं, बगैर पैसे के काम हो जाएगा। तो ये तो हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि बगैर पैसे के कैसे हमको सामान मिलेगा, जब एटीएम से आप बोल रहे हो कैश नहीं मिल रहा है और हमारा कार्ड से हम सब कुछ कर सकते हैं या हम कैशलेस जी सकते हैं। तो अब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ये देखने के लिए टेक्नोलॉजी क्या रोल लेकर आएगा और किस ढंग से उपभोक्ताओं को ये मदद होगा कि हम कैशलेस रह सकते हैं और जी सकते हैं, हमको एटीएम जाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये, दूसरा हम एक उम्मीद ये रख रहे हैं कि अब तो बैंक भर गया पैसे से, अब तो पैसे की कोई कमी नहीं है बैंक में। अब इसको कैसे वो बांटेंगे लोगों तक, ये हम लोग उम्मीद रख रहे हैं देखने। पैसे का फ्लो जो बैंक में पहुंचा है कैसे होगा? आप लोग चूंकि टैक्स क्लिनिक में बैठे हैं, मेरा आप दोनों से रिक्वेस्ट होगा बारी बारी से बताएं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को उम्मीद यहीं पर है कि टैक्स में कुछ राहत देगी सरकार। क्या हो सकता है? कि सरकार ने पहले ही वायदा किया कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% से घटा के 25 करेंगी, तो हमें लगता है कि अरुण जी उस वायदे को तो जरूर पूरा करेंगे। और अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा तो पर्सनल टैक्स भी 25% पे जाने की उम्मीद सारे समाज को है, वो जरूर मेरे को लगता है अरुण जी पूरी करेंगे। और एक सैलरीड जो लोग हैं, जो लोग सैलरी लेते हैं, उन्होंने आशाएं बहुत लगा रखी हैं इस बजट से कि या तो हमें कोई स्पेशल डिडक्शन मिलेगा। सर, ये सैलरी लेने वाले कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? सैलरी में लगभग 3 करोड़ लोग हैं जी। 3 करोड़ लोग हैं। हम दूसरी दिशा में आपको ले जाते हैं। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कितने लोग हैं? 13 करोड़। जी, माइक लिया जाए। लीजिए सर, माइक लीजिए। इस देश में 13 करोड़ 80 लाख जोत हैं। 65 करोड़ से ज्यादा की आबादी पूरी तरह सिर्फ कृषि पे निर्भर है। 58.7% कच्चा माल पूरी तरह कृषि से आता है, कारपोरेट उस पर निर्भर है। हकीकत यह है कि इस देश का नहीं, एक चीज बताइए, अलग साहब गुस्से में आ गए थे। हम पिछले दिनों गए पंजाब, हरित क्रांति उसने की, सतलुज नदी पानी बह रही है, इस पार गांव उस पार गांव, और एक नाव बीच में रखी गई है। गांव वाले ने जुगाड़ करके 25-25 रुपए सब ने दिए, एक नाव खरीदी गई। रस्सी बांध के उस पार जाते हैं, रस्सी बांध के इस पार आते हैं। हम ये बताने की स्थिति में अभी नहीं है इस देश में कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, कहां पे डिजिटल इंडिया काम करेगा नहीं करेगा। हिंदुस्तान का मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लिए गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर है। अलग साहब, आप नहीं उसकी कैटेगरी में आ रहे हैं। एक सेकेंड और वही नाम उसका लिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जरा सुन लीजिए। मौका दीजिए आप, मेरे से सवाल एक मिनट नहीं, हमने ठीक है। आपका रेफरेंस दिया, रेफरेंस में जवाब नहीं लिया जाता है। बट ये मोदी वर्सेस रेस्ट नहीं होना चाहिए। आज हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए। और चूंकि एक सेकंड सर, एक सेकंड, कितनी कमाई करते हो भैया दिन में? सही सही 200-300 रुपए कर लेते। 200-300 मिट्टी के बर्तन बनाते हो? 200-300 हर रोज हो जाती है। कभी बैंक में अकाउंट है? नहीं, बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। मोबाइल रखे हो? हाँ। स्मार्टफोन सुने हो? नहीं इस्तेमाल किए हो? मोबाइल से पेमेंट, मोबाइल से पेमेंट तो जब स्मार्टफोन नहीं है नहीं करते, पर अकाउंट भी नहीं है बोल रहे। अकाउंट ही नहीं है तो पेमेंट क्या करें? आज ही सरकार की तरफ से अभिभाषण में राष्ट्रपति ने बताया कि 26 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए हैं। अब सवाल यह है कि ये पूरा फसाना किस तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं आपके पास खास तौर पर आना चाहती हूँ। अकाउंट और अकाउंट के जरिए ही पूरे ये जो नई स्ट्रैटेजी बन रही है, कैशलेस नहीं भी बोले, लेस कैश भी बोले, अकाउंट तो चाहिए साहब। हमने तो देखिए रैंडम किसी को बुलाया था यहाँ पर गांव का लुक देने के लिए, मैंने उससे सहज ही बात कर ली। अकाउंट नहीं है। ठीक है, मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे आ जाए। हाँ। इकोनॉमिक सर्वे बहुत हिंट देता है और सबसे बड़ा हिंट ये देता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक इनकम टू द पुअर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक इनकम टू द पुअर, उसमें हिंट जो आ रहा है, मतलब अगर थोड़ा सा पढ़ें पूरा तो उसमें ये लग रहा है कि शायद जिसके पास अकाउंट है उसको सारी जो सब्सिडी हम बाकी लोगों को फूड ग्रेन्स के ऊपर देते हैं, जो वेस्टेज जा रही है, वो सारी सब्सिडी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इन दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो अकाउंट खोलना तो सबके लिए अनिवार्य हो ही जाएगा अगर आपने गवर्नमेंट से बेसिक एडवांटेज लेना है। अनिवार्य का मतलब क्या होता है? अनिवार्य का मतलब यह है कि अगर आप अपना फाइनेंशियल, मतलब इनके लिए आप अनिवार्य कर भी दीजिए तो इसका अर्थ क्या है?
इनको पता लग जाए करेंगे अगर ये अकाउंट नहीं खोलेंगे तो आप क्या कर देंगे इनके साथ? जब इनको पता लगेगा कि अकाउंट खोलने से 1,000 रुपये महीना सीधा आ रहा है तो अपने आप खोल देंगे अकाउंट। आप मानिए इनके बच्चे खोल देंगे, ये खोले या ना खोले, इनके बच्चे इनको कहेंगे कि अकाउंट खोल दीजिए। मतलब अनिवार्य वाला है कि मछली के लिए आप कुछ वहां पर दाना डाल देंगे? हाँ, दाना तो डला हुआ है, लेकिन दाना चुगने के लिए अमीर आदमी चुग के ले जाते नहीं आपका मलिक टेक, साहब, आपका टेक। मलिक माइक साहब, प्लीज हमें पास लगता है करें। एक चीज अंजना इनसे क्लियर कर लेनी चाहिए, हाँ। दर्शकों को भी क्लियर होनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम है 1,03,000 वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, और बीपीएल परिवार इस देश में है 29 करोड़, जो कि प्रतिदिन 28 से 33 रुपए के बीच में अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से जीते हैं। आप असमानता के बीच में खड़े होकर उस पार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस पार की बात करते हैं। बजट का चेहरा होगा कैसा, ये तो बता दीजिए। वो ऑक्सम एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा अभी तक जितनी भी पॉलिसीज आती रही हैं 1% लोग हिंदुस्तान के 58% वेल्थ यूज करते हैं। उसी को कोट करते हुए कई चीजें डिस्कस अखबारों में रोज आ रही हैं। मैंने इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे कोट किया है कि उसका जो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो हिंट ले रहे हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में, वो आप देखिएगा, वो कल बजट में आपको हिंट मिल और पता मैं लगेगा। चाहती हूँ सभी मेहमानों से जल्दी जल्दी एक रिएक्शन हो जाए प्लीज। हाँ, देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो बात कह रहे हैं ये अट्रैक्टिव तो बहुत है, मगर इसको अभी लागू करने में काफ़ी समय के मैं समझता हूँ ज़रूरत है कि कई किस्म की और सब्सिडीज़ को कम करके फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जाए। मगर ये मैं कहना चाहूँगा कि जो डीमोनेटाइजेशन के ज़रिए काफ़ी हमारी अर्थव्यवस्था में हानि हुई है, उसमें ग्रोथ कम हुई है, डिमांड कंप्रेशन हुआ है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है। तो ये ही बजट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो समस्याएं हमारी अर्थव्यवस्था में आई हैं उससे कैसे निपटें, डिमांड कैसे क्रिएट करें, चाहे इनकम टैक्स रेट्स कुछ कम कर सकें या लोगों की जेब में और ज़रिए से पैसा दे सकें ताकि डिमांड इकोनॉमी में रिवाइव हो। डिमांड रिवाइव होगी तो वाकई अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसे डिमांड रिवाइव हो, लोगों की जेब तक पैसा पहुंचे, बहुत सारे गंभीर सवाल इस देश के सामने हैं। नोटबंदी के बाद क्या इस बजट के जरिए अर्थव्यवस्था में फिर से वो तेजी लाने के कुछ ठोस कदम दिखाई देंगे? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए समय आप लोगों के पास एक बार सुन लिया जाए, जरा सा सुनाया जाए के लिए जाने से पहले, लेकिन बहुत दिलचस्प कुछ तैयारी यहाँ पर हुई है और वो जरा आपको सुनाते हुए जाते हैं। किसकी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ओ सखी सैया मोरे सैया मोरे बलमा मोरे सैया, सखी सैया तो खूब पिया पर एटीएम के सामने हिंदुस्तान कतार में खड़ा रहना तो पिछले दिनों सीख चुका है, और ये हिंदुस्तान की तस्वीर, इसकी पहचान भी काफी हद तक हो गई है कि एटीएम के बाहर लोग कतार में खड़े हो और इंतजार कर रहे हो कि कब मेरी बारी आए। कुछ 2000 निकले, हालांकि अब बदल गई है तस्वीर, अब पैसे निकल रहे हैं और अकाउंट में से भी लोग पैसा निकाल पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे मेहमान हैं जिनसे अभी भी बातचीत नहीं हो पाई है। मैं चाहती हूँ कि उनको भी शामिल करूँ। महंगाई पर आपको सख्त आपत्ति थी, क्या आपत्ति थी सर? मुझे आपत्ति ये है एक सेकंड कि जो 8 नवंबर से नोटबंदी हुई, किसानों ने तो रबी की फसल अपनी मेहनत से पूरी बुआई करी, गेहूं की बुआई करी, सरसों में खत्म हो गई। मेरी बात क्या नहीं, कह रहे हैं? महंगाई खत्म नहीं होगी, मेरी बात आप सुनिएगा। आप ये बताइएगा, नोटबंदी के बाद किसानों की जो सब्जी की हालत हुई, वो 2 रुपए किलो गेहूं से वो पत्ता गोभी टमाटर से लेके आलू से लेके 5 रुपए किलो तक मटर बिकी। तो अगर नुकसान हुआ तो किसानों का सब्जी में हुआ। आप बाजार की जो बात हुई उसमें कैसे हम नहीं, तो इसके लिए तो फसल बीमा है ही नहीं। फसल भी देखिए पुनः जी, एक उसकी बात मत करिए, महंगाई की बात है। और अरहर दालों की देखिए दाम कहाँ गए। किसानों ने तो पूरी तरह से, उनको तो नुकसान हुआ फसल में, उनको सब्जी में हुआ। अरे हमारा बात तो सुनिए, ये कह देना कि पत्ता गोभी 2 रुपए किलो बिकी, हमेशा थोड़ी बिकेगी भी बड़ी पैसा, ग्राहक नहीं था, कोई बाजार नहीं था, प्राइसिंग नहीं है साहब, बाजार नहीं थोड़ा समझिए आप लोग। नहीं, फसल बीमा पे आप कह रहे हैं, फसल बीमा पे आज तक देश में किसी को भी फसल बीमा का लाभ नहीं हुआ। कंपनियों को हुआ है, कंपनियों को हुआ होगा, किसान को बीमा नहीं मिला कहीं भी। ये बोलिए, एक भी किसान को बीमा का लाभ कहीं नहीं मिला। बीमा की पॉलिसी हैसियत, बीमा पॉलिसी हैसियत तहसील स्तर पर नुकसान देखा जाता है,
व्यक्ति विशेष पर मैं एक पर्सनल किसान हूँ, मेरे खेत की फसल खत्म हो जाए प्राकृतिक प्रकोप से या अन्य किसी कारण से, मुझे किसी भी कीमत पर बीमा का कोई पैसा नहीं मिलेगा। हमको लगता है इस बार का बजट किसानों पर केंद्रित होने वाला है। आप मानिए ना मानिए, नहीं किसानों पर केंद्रित किसानों पर होगा। देखिएगा, किसानों ने इतना बड़ा सहयोग किया इस नोटबंदी में। अगर देश की 80% जनता किसान है, अगर ये सहयोग नहीं करती, जितनी राजनीतिक पार्टियों ने हाय तौबा की और पूरा किसान सड़क पर आ जाता, लाभ तो मिले या ना मिले, देखिए लाभ मिले ना मिले, लेकिन बजट किसानों पर केंद्रित होगा। नहीं, बजट किसानों के लिए क्या कर रही है सरकार, मुझे एक बताओ। अलग मसला है भाई वही कहीं तो किसान, आप ये बताइए 64% लोग 74% लोग गांव में रहते हैं। रावल जी गलत नहीं कह रहे, आखिर उनका भी हक है। बजट क्यों नहीं बनना चाहिए? अरे तो उन्होंने कहा ना 1% के पास 57% संसाधन है, यही तो हम कह रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बात आप नहीं बोलते हैं कि 1% की संपत्ति बीते 2 बरस में 22% बढ़ी है। आप लोग इसको छुपा जाते हैं। उसी की संपत्ति क्यों बढ़ती है जो 1% है, बाकियों की क्यों नहीं बढ़ती है? हम जिक्र करते हैं उसका, लेकिन उसके पास क्यों उसकी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिवली बेटर होती है? और आपने कहा था कि नेता इतने किसान हैं, थे बोलिए, क्योंकि उसके बाद किसानों से कोई वास्ता रह नहीं जाता है। एक सेकंड सर, थोड़ा अन्य लोगों को भी मैं शामिल कर लूं, मैं आऊंगी आपके पास। क्या आपका नजरिया? देखिए, इतने सारे एमएसएमईज हैं, कम से कम 5 करोड़ एमएसएमईज इंडिया में हैं, छोटे और मंझले कारोबारी जो इंडिया में हैं। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% का उनका हिस्सेदारी है और 45% की एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी है। आप ये सोचिए कि उनके लिए सरलीकरण में क्या किया जा रहा है, या उनके लिए नोटबंदी से क्या हुआ? नोटबंदी से नहीं, नोटबंदी से तो उनको छोटा नुकसान ही हो गया। एक बार के लिए 3 महीने 6 महीने का उनके लिए काफी नुकसान होगा। अब उसके बाद सरकार ने बोला है कि मैं बहुत सारा स्टिमुलस दूंगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टिमुलस मिलेगा या चाहे टैक्स सेविंग में मिलेगा। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करी गई कि उसको 30% से घटा करके 25% किया जाएगा। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से बोला गया है कि जो इफेक्टिव टैक्स रेट जो आज 28% का आता है वो घट करके 18-20% थोड़ी राहत लेंगे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो होनी पड़ेगी। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी पॉलिसीज की, पिछले 2-3 सालों में कितनी अच्छी पॉलिसीज अनाउंस करी गई है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक ठीक से नहीं होगी, जमीनी तौर पर जब तक लोगों को उसका फायदा नहीं पहुंचेगा, तब तक कैसे बात होगी? जैसे 2015 के बजट में बताया गया था कि ईएसआई एक लेबर की सुविधा है, वो ईएसआई की लेबर की सुविधा को नॉर्मल इंश्योरेंस की सुविधा के बराबर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद 2016 में हमें लग रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन चीजें कैसे होंगी, तो हमें लगता है पूछना चाहिए। आप ऐलान बजट में तो बहुत कुछ कर देंगे, चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अब कई तो ऐसे स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए जाते हैं जो मीट नहीं होते हैं, 5-5 साल तक नहीं होते हैं। अब आप सोचिए कि जो यहाँ पे सबसे ज्यादा मजबूरी है, यहाँ भी एक मजबूरी है, न जाने वहाँ कौन सी। में एक बार फिर आपका स्वागत है। गांव भी है, शहर भी है, टैक्स क्लिनिक भी है, इसी के साथ महंगाई की दुकान कह लीजिए, हालांकि अब तस्वीर बदल रही है, राशन की दुकान कह लीजिए, चाय की दुकान भी है। वैसे इस देश में चाय का अर्थ अब कुछ और ही हो गया है, चाय की भाप से वोटों की गिनती शुरू होती है। लेकिन इन सब के बीच आप लोग कहाँ से हैं? ये गढ़ोली से, मजूबियात फैस्त्री से। अच्छा, हरियाणा के हैं वैसे, और शादी दिल्ली में हुई है? हाँ, हरियाणा के हैं, शादी दिल्ली में हुई है, पर 7 दिन का काम मायावती ने बंद करवा दिया। जब से कुछ नहीं है, जब से अपने दाढ़ी पे काम 200 रुपए 150 रुपए करते हैं, गुजारा कर रहे हैं टाइम पास। नोटबंदी का पता चला था कि नोटबंदी हो गई है देश में? पता चल गया दीदी, है ही नहीं हम पे सर, मैडम साहब, तो हम क्या करेंगे? हम तो वही लाते हैं वही खाते हैं, हमें वो है ही नहीं। चाहे बंद कर दे चाहे कुछ कर दे, हमें क्या इतना लाना कितना पैसा था? 500 नोट और 1000 नोट है ही नहीं था। मैंने उस समय कितना था? उतने समय एक भी नहीं, भाई नहीं खाते, एक भी नहीं था, तो एक भी पैसा नहीं था। तब क्या असर पड़ा? तब तो ठीक है। नोटबंदी का आप पे कोई असर? वही खाया, वही दीदी खाया हमने, वही कमाया, हमारे पास कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, वही लाते हैं, रोज खा लेते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो अन्य मेहमान बचे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। महंगाई के मुद्दे पर सबसे दिलचस्प बात ये रही, हमने भी एक छोटी सी दुकान यहाँ पर लगा ली है जनता की। इन्फ्लेशन रेट बाय डिफॉल्ट घट गया क्योंकि डिमांड कम हो गया। अब ये सब कुछ ऐसा बरकरार रहेगा या उल्टा हो सकता है आने वाले वक्त में? इन्फ्लेशन रेट एक बार गिरा था जो कि दिसंबर में रिवाइव किया 9% के आसपास, और अभी बाकी 5% के आसपास वो रिवाइव कर गया। जहाँ तक हमारा मानना है कि भी ये तो बट ऑब्वियस है कि भी वापस अपनी जगह पे आ ही जाएगा। बट यस, ये जरूर है कि भी एक्सपेक्ट मतलब कि मोदी जी से हमारे को बहुत उम्मीद है कि भी बजट में जैसे पिछले साल वादे किए गए थे कि भी किसानों को
जो आय है वो डबल कर दी जाएगी आने वाले 5 से 6 साल के अंदर। ठीक है। और जो गृहिणियां हैं अगर उनके लिए सर्विस टैक्स को अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारे लिए तो होम मेकर्स जो हैं, अगर होम मेकर्स के लिए सर्विस टैक्स बढ़ जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जो कि उनके लिए काफ़ी एक सोचने वाली बात हो सकती है, क्योंकि उनका बजट बिगड़ जाएगा। ठीक है, आप बताइए सर, बजट से क्या होगा? सांस लेंगी अर्थव्यवस्था? बजट में जो भी होगा, मेरी उम्मीद तो यही है कि कुछ और धमाका नहीं कर ले। एक धमाका कर लिया था डिमोनेटाइजेशन का, अगर उसको ठीक करने के लिए दूसरा धमाका करे तो और भी तकलीफ होगी। आई वॉन्ट अ बोरिंग बजट, अ बजट विच विल डू बेसिक थिंग। हर लोगों को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि हमें नौकरी मिले। नौकरी के लिए क्या चाहिए? निवेश। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का निवेश बिल्कुल कम हो गया है, उसको कुछ स्टिमुलस देने की जरूरत है। जैसे उन्होंने बताया स्मॉल इंडस्ट्री में के प्रॉब्लम से, उसमें अगर कुछ करे तो वहाँ से भी जॉब जनरेशन नहीं होगा। सरकार ज़रूर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और खर्चा करेगी, मगर वो खर्चा इतने जल्दी नौकरी में ट्रांसलेट नहीं होगा, टाइम लगता है, लैंड एक्विजिशन में टाइम लगता है, दूसरी चीज़ों में टाइम लगता है। इसलिए उनको कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिससे काफ़ी जल्दी दौर में वो डिमांड बढ़ जाए। डिमांड बहुत महत्वपूर्ण होगा सर। आपका नजरिया इस पर एक इकोनॉमिस्ट के रूप में कि डिमांड को कैसे सरकार बढ़ाएगी? जो लोगों का रुपए पर से भरोसा उठ गया था वो वापस लाना है, वो कैसे होगा? देखिए, बजट एक खाता है, खाते लिख देने से डिमांड बढ़ नहीं जाता है। जब तक कोई रिफॉर्म्स उसके अंदर इम्प्लीमेंट ना हो जिससे कि इकोनॉमी को स्टिमुलस मिले, तब तक डिमांड बढ़ती नहीं। और डिमांड बढ़ाने का सबसे जो आसान तरीका है वो है जॉब क्रिएशन का। और जॉब क्रिएशन के मामले में जो केंद्रीय सरकार है 2014 की मई से लेकर आज तक जो जॉब्स क्रिएट हुए हैं वो बिल्कुल मिनिस्क्यूल हैं, और ऐसे कोई पाइपलाइन में प्लान्स नहीं दिखाई दे रहे जिससे कि जॉब क्रिएशन टेक ऑफ करेगी। तो सबसे बड़ा सवाल है, आप जीडीपी तो बढ़ाई जा रहे हैं, जीडीपी तो पहले भी बढ़ रही थी मनमोहन सिंह की सरकार में, पर जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा था, और आज भी जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो हमारी सरकार के पास बड़े स्केल पे जो यंग लोग बड़े होकर स्कूल कॉलेजों से निकल रहे हैं, उनको नौकरी देने के लिए साधन नहीं है। इसका एक सवाल है जिसका जवाब देखेंगे क्या इस गवर्नमेंट के पास है, वो कल पता लगेगा। एक सवाल हमें लगता है ये अंजना जरा पूछना चाहिए, क्योंकि आपने जब रोजगार और एजुकेशन का जिक्र किया है, अब अमेरिकी गवर्नमेंट H1B1 वीज़ा का लेकर लगभग वो आने वाला है। जो लीक हुआ है उससे पता चल रहा है कि वहाँ पर जो हिंदुस्तानी है, तकरीबन IT प्रोफेशनल 3.5 लाख है अमेरिका में, उनके ऊपर गाज गिरने वाली है, IT कंपनियों उस पर गाज गिरने वाली है। क्या चुनौती प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने पहले के मिनिस्टर से कहीं ज़्यादा है? क्योंकि अब रिफॉर्म से आगे की एक स्थिति है, आपको इस तरह से डेवलप चीज़ें करनी है। रोजगार तो इतना कम हो गया है कि 10% से नीचे आ गया। देखिए, जो H1B1 का चैलेंज है वो ट्रंप के लिए है, मोदी के लिए चैलेंज ये है कि जो लाखों करोड़ों लोग जिलों में कॉलेजों से निकल के आ रहे हैं और बिना नौकरी के बैठे हुए हैं, और सोशल अनरेस्ट बढ़ रहा है। आपने देखा कि गुजरात के एजिटेशन में, राजस्थान के एजिटेशन में, तमिलनाडु के एजिटेशन में सबसे आगे कौन थे? यंग लोग थे जो बेकार बैठे हैं, और थोड़ी सी उनको उंगली देने की जरूरत है। अंजना, ये देखिए सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो रहा है, पैसा निकाला जा रहा है, एनराइज पैसा निकाल रहे हैं, शेयर मार्केट से पैसा निकल रहा है, प्रोडक्शन नीचे आ रहा है। ऐसे में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है हमें लगता है इस बजट को लेकर। बिल्कुल। टैक्स फ्रंट पे क्या होगा सर? ये घूम फिर कर जो मिडिल क्लास है उसकी नजर टैक्स क्लिनिक पे ही रहेगी कल दिन भर। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आम लोगों को जो नोटबंदी की जो दिक्कत हुई है उससे ये उम्मीदें और बढ़ गई हैं। हाँ। और ये ऐसे वाला बजट है जो शायद कुछ सालों पहले आता था, इसमें कि चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो सैलरीड क्लास है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हर कोई चाहता है कि मेरा ही कैसे कमाई, मेरे खाते में जो टेक होम है कैसे बढ़ेगी जिसको हम स्पेंड कर सकें। और इसके सर हुआ क्या है मैं बताती हूँ। लोगों को लग रहा है कि अब पैसा, ये 500,000 वाला सारा पैसा पहुंच गया बैंक में, अब सरकार किस तरह से इस मनी के फ्लो को डायरेक्ट करेगी, तो फिर क्या आने वाले वक्त में मुझे डायरेक्टली कोई बेनिफिट इसका मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब ये तैयार हो जाइए, क्या ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप 50,000 से ज़्यादा कुछ अमाउंट निकालेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगाए ताकि आपकी कैश की रिक्वायरमेंट को कंट्रोल किया जाए।
उसके अलावा कि सरकार ये भी चाहती है कि हम कैश को मिनिमम यूज़ करें, ताकि जो जितने भी मनी जो बैंक अकाउंट के थ्रू आएगी उससे कम जब जीएसटी आएगा तो जो ओवरऑल कलेक्शन है वो बढ़ेगी, जिससे कि बाकी लोगों को राहत दी जा सकती है। और इसके अलावा हमें आपने देखा कि 18 लाख लोगों को जो सिलेक्ट किया गया है जिनका कि कैश, जिनके अकाउंट में कैश जमा हुई है, आज क्लीन मनी ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो कंप्यूटर के जरिए सबको भेजा जाएगा एक सूचना कि आप बताइए कि आपने कैसे कैश जमा कराया है। अगर उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आता तो उन लोगों को नोटिस इशू किए जाएंगे। हो सकता है कि 18 लाख इनकम टैक्स अधिकारी हैं देश में, ये अभी उन्होंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बिल्कुल अभी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरा चैलेंज है कि आप इतने बड़े लोगों को कितनों के कैसे हम उसको प्रोसेस करेंगे। तो टेक्नोलॉजी ही एक सहारा है जिसके जरिए ये सब संभव हो पाएगा। ठीक है, अब एक ऐसी जगह जहां से सपनों का आशियाना शुरू होता है। कितना सुंदर हमने आपके लिए घर बनाया है, देखिए सफेद फेंसिंग है, सीढ़ियां हैं, ऊपर रेलिंग पर भी मैं गई थी। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर पर सर ये इल्जाम आता है कि आपने न जाने कितने लोगों के सपने तोड़ दिए। पोजेशन देते नहीं हैं, एक एक दशक लग जाता है। अब ऐसे में सरकार से बजट में आप लोगों को क्या उम्मीद है, और क्या कंज्यूमर जो है रियल एस्टेट सेक्टर का वो उम्मीद रखे इस देश के बिल्डर्स से? देखिए मेरे ख्याल से हम बजट की बात कर रहे हैं। पोजेशन जो नहीं होते हैं उसके पीछे मैं, अगर आप एवरी केस को आप इंडिविजुअली एनालाइज करें तो ये गवर्नमेंट की क्लियरेंसेस और ये जो मल्टीपल कंप्लायंसेस रखी हुई हैं, ये इसको इतना जटिल करके रखा हुआ है कि आपको काम करने नहीं देते। मोदी जी क्या करें? सिंप्लीफाई करें। सबसे पहला, बजट में स्पेशल प्रावधान करें कि ऑनलाइन सिंगल विंडो कंपोजिट क्लियरेंस करें प्रोजेक्ट्स की। और ये सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं है, ये पूरे देश की इंडस्ट्री के लिए है। यहाँ पे काम करना जब तक आप आसान नहीं करेंगे, जब तक ये जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स आप पहले सरकार पैदा किया करती थी, यंग एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज होते थे, ये फैक्ट्रियाँ लगती थी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी। आज कोई यंग एंटरप्रेन्योर अपने आप में क्या इस देश में काम कर सकता है? इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की हुई है क्लियरेंसेस की, और इतने ज़्यादा कंट्रोल किए हुए हैं कि एक आम आदमी जो यंग एंटरप्रेन्योर है वो बेचारा काम ही नहीं कर सकता है। मोदी जी वही हाल रियल एस्टेट में है। नहीं स्पेशल प्रावधान करें, स्पेशल प्रावधान करें। देखिए आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, हमें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का नजरिया है, आप लोग जनता फ्लैट क्यों नहीं बनाते हैं? उनसे जवाब दीजिए। जनता फ्लैट क्यों नहीं बनाते? कौन सी स्टेट में जनता फ्लैट बनाने के लिए अभी नॉर्म्स अवेलेबल है? मेरा मान लीजिए मैं हरियाणा में काम करता हूं, यहाँ पे डेंसिटी 400 है। 400 का मतलब 1 एकड़ में आप 100 से ऊपर फ्लैट बना ही नहीं सकते। अगर इतने करोड़ रुपए में की ज़मीन लेके और उसमें कंस्ट्रक्शन करके सिर्फ 100 ही फ्लैट बनने हैं तो जनता के लिए कैसे बनेंगे फ्लैट? जनता के लिए फ्लैट बनाने के लिए वही मैं बता रहा हूं, सरकार को प्रावधान करने होंगे, बजट से नहीं अकेले से होगा। इसका मतलब है कि एनओसी चाहने के लिए एक खिड़की होनी चाहिए सिर्फ। इस देश में लाइसेंसी राज खत्म होना चाहिए, लाइसेंस राज खत्म होना चाहिए, मल्टीपल कंट्रोल्स खत्म होने चाहिए। लोगों को काम करने के लिए एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। उसके बिना इस देश में जब तक ये करोड़ों यंग लोग काम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा है या ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस ज्यादा है? मेरे ख्याल से इस देश में हर एक मिनिस्ट्री और हर एक डिपार्टमेंट ने हर किसी बिजनेसमैन या कोई भी एंटरप्रेन्योर कोई काम करना चाहे उसके अंदर कोई ना कोई अपना अड़ंगा अड़ा लिया है कि मुझे उसको काम करने के लिए मुझे कहाँ से बेनिफिट होगा अगर वो काम करता है तो। रियल एस्टेट में हमारे यहाँ पे 40 से 50 डिफरेंट स्टेट्स में ऐसी क्लियरेंसेस हमें करनी पड़ती हैं, इतनी कंप्लायंसेस करनी पड़ती हैं कि आप काम करेंगे या कंप्लायंस करेंगे, और इतनी कंप्लायंस। और कहीं पे भी अगर आप एक आदमी कंप्लायंस इतनी करना चाहे नहीं कर सकता। आप अपने एम्प्लॉइज और सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, वहां जहां गलती होती है वहां पे जो आपने कमाना अच्छा, ये दौर तो अच्छा है ना, अमेरिकी प्रेसिडेंट भी हैं इसी फील्ड से आ गए हैं। तो सारी परेशानियां आपने प्रधानमंत्री के दरवाजे पर रख दी। बिल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी पे कोई बात नहीं हो सकी। लेकिन अब ऐसे दो लोगों के पास मैं आ रही हूं जो कि खुश होंगे, क्योंकि आज राष्ट्रपति के भी अभिभाषण में औरब का वादा हमने पूरा किया है। सवाल यह है कि क्या आप लोग खुश हैं? पहले तो मैं औरब की ही बात ले लेता हूं अंजना जी। खुश हैं इस हद तक कि इस सरकार ने वो चीज हमें दी है जो कि पिछले 47 साल से
कोई भी आने जाने वाली सरकार नहीं दे पाई। पहले भी बीजेपी की सरकार बनी थी, इन्होंने भी नहीं दिया था, लेकिन क्योंकि अब सड़क पर फौजी आ गए और उनकी डिमांड मतलब फैल गई और बच्चा बच्चा घर में जानने लगा कि वो 1 रैंक 1 पेंशन का क्या मतलब है, तो इस सरकार ने 80% दे दिया है और 20% इन्होंने कटौती करके, कंजूसी करके, मैं यूं कहूंगा कि एक बड़ा एक नामाकूल किस्म का एक्शन लेकर वो 20% नहीं दिया। मल्होत्रा साहब, उस 20% नहीं देने से ये नहीं कि हमको 20 ही रुपए कम मिले हैं, लेकिन अगर वो असूल जो कि 1 रैंक 1 पेंशन का असूल है, सेम रैंक सेम पेंशन सेम सर्विस सेम पेंशन, तो अगर उसको वो फॉलो एंड ऑल फ्यूचर इंक्रीमेंट्स टू बी ऑटोमेटिकली अप्लाइड। इन्होंने सेम रैंक सेम पेंशन तो कर दिया, लेकिन इंक्रीमेंट्स को अप्लाई नहीं किया है। तो अगर ये नहीं अप्लाई करेंगे उसको, तो ये असूल जो डेफिनेशन है जो कि होशियारी कमेटी और कई कमिटीज ने और पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है, तो ये 1 रैंक 1 पेंशन देने का कोई मतलब नहीं होगा। 5 साल के बाद ये 1 रैंक 5 पेंशन फिर हो जाएगा। ठीक है माइक, 20% की कंजूसी कर दी मल्होत्रा साहब, जैनी साहब ये कह रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि हम बजट की बात कर रहे हैं, पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम है क्या देना, बजट एक अकाउंटिंग पॉलिसी, और हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, हम ये बातें कर रहे हैं कि ये परेशानी, बजट इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता। और जहां तक फौज का सवाल है, फौज को कैपेबिलिटी चाहिए, और बजट से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें पैसा उतना दे दें, इतना एलोकेशन दे दें कि हम जो सरकार हमसे चाहती है, स्ट्राइक्स, प्रोजेक्शन, वो हम कर सके। आज की हालत ये है कि हम ये नहीं कर सकते। हमारे पास 1.6% ऑफ द बजट, जहां हमारे पास चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो अपनी बजट का 8% लगा रहा, पाकिस्तान 15% अपना बजट का डिफेंस में डाल रहा। बात बताइए, मुश्किल क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने आते ही एक बात का जिक्र किया था कि हम अपने यहां प्रोडक्शन करेंगे, प्राइवेटाइज कर दिया गया, फर्स्ट टाइम डिफेंस को प्राइवेट सेक्टर में ले आया गया, फिर भी कोई टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान नहीं आई, यहां प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। मुश्किल क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुश्किल ये है कि हम इतनी बड़ी पॉलिसी बना देते हैं, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ नहीं करते। आज की तारीख में ये है कि बाहर से सामान अगर खरीदूंगा तो एक्सपोर्ट एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन खुद बनाऊंगा और अपने ही देश को दूंगा तो मुझे कोई डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं है। तो मैं क्यों ऐसा करूं कि उनके साथ मुकाबला करूं जिनको आप बेनिफिट दे रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप कहते हैं कि हम 40% से ऊपर नहीं देंगे, क्यों देगा वो आपको टेक्नोलॉजी, जब तक वो गवर्न नहीं करेगा उस टेक्नोलॉजी को। ठीक है, आज पूरा विश्व टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है सर, सुनील अलग साहब माइक उठाइए। इसी सरकार के एक सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, कैलाश विजयवर्गीय साहब, उन्होंने कहा था कि रईस नहीं काबिल देखिए, तो ये बजट रईस बनाएगा या काबिल बनाएगा? जी देखिए, मैं तो शुरुआत से कहता हूं कि देखिए, जो आप काफी लोग गरीबों के ऊपर बंदूक लगा के अमीरों के ऊपर लगा रहे हैं। कोई इंडस्ट्री अगर चलेगी नहीं तो जॉब्स क्रिएशन होगा नहीं। आप यू हैव टू स्टॉप दिस थिंग के रिच के लिए किया, पुअर के लिए किया, अपने देश के लिए क्या किया। और जो उन्होंने कहा, दैट लेडी शी मेड द बेस्ट पॉइंट कि बहुत अमीर जो हैं और बहुत गरीब जो हैं उनको नोटबंदी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। मिडिल इनकम ग्रुप फंसा हुआ है, जो वो लोग कह रहे थे एसएमईज को कुछ करिए, अगर आप कुछ कह रहे हैं, अगर आप हमें रूरल फोक जो काम कर रहे हैं उनके हाथ में पैसा दीजिए डिमांड के लिए, तो आप समझते हैं 1 साल के बजट में 125 करोड़ लोगों को सब के सब दे दिया जाएगा। प्लीज डोंट लुक फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, आई डोंट थिंक यू कैन इग्नोर एनीवन, बट स्टेप बाय स्टेप 1 साल में आप सोच रहे हैं भाई साहब अब नाउ इंडिया विल बिकम द बेस्ट, होगा नहीं, but you have to start the process. Process has begun, and if we don't want to support it, forget about India ever progressing. That's all I'm saying. आपकी क्या उम्मीद है सर? सबसे ज्यादा हाँ, हमारा देश 2 जगह बट गया है, एक तरफ इंडिया, एक तरफ भारत है। हाँ। भारत जो गांव में जाकर के बसता है, गांव में अंदर जाकर के देखो किसान की क्या हालत है, किसान मजदूर की क्या हालत है। नहीं सर, एक सेकंड, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा रही हूँ। मैं आपके लिए पास इसलिए आ रही हूँ क्योंकि किसानों से जो पूछो तो चीजें बिखर जाती हैं। 1, 2, 3 किसान को समझते हुए, जानते हुए क्या चाहिए आपको? नहीं, किसान के लिए सबसे पहले तो हमारी देश की सरकार किसान आयोग का गठन करत और अपनी नीति और नियत सही करत, सिंचाई के साधन सही करत, किसान आयोग गठित करे, किसान आयोग का गठन करे। सबसे पहले उससे क्या देश में किसान आयोग का गठन होगा तो आयोग किसानों के ऊपर विचार करेगा
और अपनी इस नीति और देश में नियत विचार करते करते तो कितने दशक बीत गए नहीं, सर। किसान के ऊपर आज तक एक किसी और ने नया सही आप आयोग बनवा किसान के दीजिए। ऊपर सिर्फ राजनीति की है। 10 उसमें ब्यूरोक्रेट बढ़ मैं जाएंगे, आपको 10 बता रहा पूर्व हूं, नेता किसान बढ़ के नाम जाएंगे। पर वोट मांगी गई है, किसान के नाम पर चुनावी घोषणा पत्र दिखाए गए और सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र रद्दी में फेंक दिए गए। कुछ न्यूनतम किसान के समर्थन लिए मूल्य कहीं जो कुछ है, नहीं किया। जो बिचौलिया इतने हो गए हैं, जो फसल जाती है फसल पे बिचौलिया इतने हो गए, अंतर इतना आ गया, किसान की फसल दाल बिक रही है 4,000 5,000 रुपए कुंटल, और जब जाते हैं मार्केट से दाल मिलती है 100 रुपए कुंटल। इतना अंतर बिचौलिया में आता है। कोई भी किसान को फसल का भाव सही कैसे मिले? ये देखो सन महत्वपूर्ण 76 में है। नेवी लगी थी। आयोग मैं बनाने से आपको ज्यादा बता रहा हूं, अच्छा ये है सन कि 76 में न्यूनतम नेवी लगी थी, समर्थन मूल्य पर कुछ किया 75 रुपया जाए। कुंटल गेहूं था। चाय पिलाइए सर, और चाय पिलाइए अब आप। चाय पिलाइए और बताइए कि आपकी कितनी कमाई है रोज की। क्योंकि इस देश में चाय से बहुत कुछ जुड़ गया है अब। चाय की प्याली में हमने और चाय की राजनीतिक देखिए भाप तूफान- निकल रही है। एक वक्त पर इसी भाप से वोट निकल रहे थे। कितनी कमाई कमाई है बेटा? 400-500 रोज के। 400-500 रोज की। मोबाइल ठीक है, इतनी बिक्री होगी, खर्च भी तो आता होगा। नहीं कमाई है इतनी कमाई है, वाह। अच्छा ये बताओ कि मोबाइल रखे हो, कभी मोबाइल से पेमेंट करते हो? प्रतिबंध लग गया तो कौन सा? पेटीएम। मोबाइल से पेमेंट करते हो? नहीं मिलता मतलब ना तुम काम तो। और ये दुकान तस्वीर बन सकती है आने वाले हिंदुस्तान की। चाय पिलाओ, चीनी कम डालना, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बजट में लोगों को बहुत ज्यादा चीनी की उम्मीद है। इसीलिए वो बोल गए। हलवे के देखिए, साथ शुरुआत होती है हमको लगता है प्रसून जी। मैसेज गलत ना जाए अलग साहब। आपने जो कहा ना निचले स्तर पे असर नहीं पड़ा नोटबंदी का, भाई काम इन्हें कौन देगा? इन्हीं से हम पूछते हैं काम आपको कौन दे रहा था? नहीं, एक सेकंड, मैंने ये नहीं कहा दे टू बी इग्नोर्ड, लेकिन जब आप नोटबंदी के बारे में बात करते हैं, द मिडिल हैज बीन अरे अफेक्टेड। काम इनको देगा अरे कौन? भाई हजूर? साहब एक सेकंड, यू आइदर टॉकिंग अबाउट नोटबंदी और यू आर टॉकिंग अबाउट जॉब्स। आप कंफ्यूज मत करिए देश को। अगर नोटबंदी के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि नोटबंदी से ना मेरे पास 1,000 रुपए का नोट था ना हुआ। लेकिन अच्छा, उसके एक बाद सब- वो एक भी से- छिन गया ना। अच्छा एक सेकंड, नेक्स्ट थिंग इज हाउ आर यू गोइंग टू इंप्रूव द पीपल? 125 करोड़ एक साल एक बजट में सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं भाई, नहीं ठीक होगा। इसी के साथ देखिए आप ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कर- of course नहीं, we अलग have to- साहब ऐसा नहीं, we अनंत have काल to के लिए तो improve. कोई होता नहीं है। Please, one second, we have to improve. We are discussing a budget. Are you discussing? मैं कहता हूं अगर आप पूरे देश का प्रॉब्लम्स लेके इसी बजट में सॉल्व कर रहे मुझे हो, लगता है एक और नोटबंदी डिस्कशन में हो एक सेकंड सर, जाएगा। अलग इस साहब, बजट में अलग क्या साहब, होने एक वाला है सेकंड। वही डिस्कशन। अगर हम पूरे देश नोटबंदी के पे प्रॉब्लम अटक पे कर बात जाएंगे होगी। तो पूरी बहस हम मिस कर देंगे। सिर्फ नोटबंदी पूरे के- देश के प्रॉब्लम पे बात प्रसून जी, होगी। प्रसून जी, सिर्फ बचिए नोटबंदी नहीं। पे अगर हम अटक जाएंगे तो पूरी बहस हर कहीं बरस भटक बैठेंगे। जाएंगे। सर भटक पिछले जाएंगे। बरस भी बैठे थे। लेकिन भटक जाएंगे और लीजिए, इसीलिए 70 बरस। वापस बहस को मुद्दे पर लाते हुए सवाल यह है कि इस बजट से लोग क्या उम्मीदें रखें और क्या कुछ हो सकता है, इस पर लोगों की नजर आएगी। याद रखिए टैक्स क्लिनिक पर ये जो 2 डॉक्टर बैठे हैं, इन पर सबसे ज्यादा देश की नजर आएगी। चाय की चुस्की हाथ में रहेगी ठंड में। लेकिन हम आपको विदा करेंगे एक दिलचस्प गाने के साथ। आपका नाम क्या है? दाऊद हुसैन। क्या बात है, कुछ सुना दीजिए दिलचस्प, जिसके साथ हम इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुलाओ सिंगार करके अंगना में ठाड़े, सुलाओ सिंगार करके अंगना में ठाड़े, जिसके अटरिया खूबे कोयलिया, जिसके अटरिया खूबे कोयलिया, पतिया